हेलो एवरीवन, आप हैं टॉक विद रजत में रजत के साथ। और आज हम बात करने वाले हैं डायरेक्ट पीएचडी प्रोग्राम के बारे में। तो डायरेक्ट पीएचडी प्रोग्राम सिमिलर ही होता है रेगुलर पीएचडी प्रोग्राम की तरह। अगर हम रेगुलर पीएचडी के लिए जाते हैं तो हम एमटेक करके पीएचडी प्रोग्राम के लिए अप्लाई करते हैं। वही अगर हम डायरेक्ट पीएचडी के लिए जा रहे हैं तो हम डायरेक्टली आफ्टर बीटेक अप्लाई कर सकते हैं। प्रोसीजर दोनों के एप्लीकेशन का सेम ही होता है। आपको जिस कॉलेज में अप्लाई करना है उसके वेबसाइट पे जाओ, डिटेल्स जो जो मांगी गई हैं, क्रेडेंशियल्स और दी आपको जो प्रीवियस जो आपकी क्वालिफिकेशन है उसकी मार्कशीट और भी जो रिक्वायर्ड डिटेल्स है, सिमिलर फॉर्म फिल करो और वेट करो। तो डायरेक्ट पीएचडी का जो कहते हैं कि डिफरेंस क्या है एप्लीकेशन प्रोसीजर में और एमटेक में, तो वो है गेट एग्ज़ाम। अगर आप बीटेक करके पीएचडी करने जा रहे हो तो एक मस्ट है कि आपके पास एक क्वालिफाइड गेट स्कोर होना चाहिए। और सीपीआई जो आपका प्रीवियस क्वालिफिकेशन है जो कि बीटेक ही होगा ऑब्वियसली, उसमें मिनिमम 8 होना चाहिए। मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस का ये क्राइटेरिया रहता है। और फिर आपने अप्लाई कर दिया और फिर अगर आप शॉर्ट लिस्ट हो गए तो उसके बाद का जो प्रोसीजर होता है वो या तो इंटरव्यू पे होगा या रिटन टेस्ट पे। अगर नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स ज़्यादा हैं तो पहले शॉर्ट लिस्ट करने के लिए रिटन टेस्ट होगा। और रिटन टेस्ट में आप बहुत ज़्यादा हाई फाई एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। आप जो गेट का जो प्रिपरेशन करके आए हो, आप बेसिक क्वेश्चन उसी के अराउंड ही रहते हैं। तो एक बार रिटन टेस्ट क्वालिफाई हो गया फिर आपका इंटरव्यू फेज़ स्टार्ट होता है। तो इंटरव्यू में आपसे जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो बस यही जज करने के लिए होंगे कि आपका रिसर्च एप्टीट्यूड है कि नहीं। तो जो क्वेश्चंस होंगे वो आपके बीटेक के जो काम है, जो फोर्थ ईयर थर्ड ईयर में आपने इंटर्नशिप की है, जो प्रोजेक्ट किया हुआ है, और जो कोर्सेज हैं लाइक बेसिक मैथमेटिक्स के, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के जो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में हैं, अगर आप मैकेनिकल से हो तो मैकेनिक्स के हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चंस जो मतलब आप ये चेक करें कि आपका मतलब बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर है। और हाँ, आपने जो भी मतलब बीटेक में नॉलेज एक्वायर की है, हाँ थोड़ा ध्यान दिया था उस पर, आपने क्वालिफिकेशंस मीट की गेट स्कोर के साथ, सीपीआई मेंटेन किया और फिर इंटरव्यू में अच्छा किया, तो आपके काफ़ी चांसेस बढ़ जाते हैं कि आप डायरेक्टली बीटेक के बाद पीएचडी कर पाओ। और आप डायरेक्टली बीटेक के बाद पीएचडी कर रहे हो तो फ़ायदा क्या है, आप एमटेक का जो जर्नी है वो टाइम स्पैन आप स्किप कर दोगे। जो 2 साल का एमटेक करते हैं हम, तो वो स्किप करेंगे तो ऑब्वियस है कि काफ़ी ज़्यादा टाइम रहेगा जो कैंडिडेट डायरेक्टली पीएचडी करने आ रहा है आफ्टर बीटेक। तो ये तो हो गया इसके फ़ायदे। और अगर हम इसके कौन से नुक्स कहें कि एक डिसएडवांटेज क्या है, तो अगर आप बीटेक में आपको थोड़ा सा प्रायर रिसर्च का नॉलेज है या एक्सपीरियंस है तो आपके लिए ज़्यादा चीज़ें आसान हो जाती। नहीं, अगर आप डायरेक्टली बीटेक के बाद पीएचडी स्टार्ट कर रहे हो तो आप थोड़ा रिसर्च का बैकग्राउंड नहीं है तो कोर्स वर्क आपको थोड़ा डबल करना पड़ता है। जैसे मैंने यहाँ पे डायरेक्ट पीएचडी स्टार्ट किया मैकेनिकल में, तो कोर्स रिक्वायरमेंट जो थे एमटेक के स्टूडेंट के वो जस्ट डबल करने होते हैं। लाइक मेरे को यहाँ पे 64 क्रेडिट्स करने हुए। एक कोर्स 4 क्रेडिट्स का है, 4 प्रोजेक्ट्स करने होते हैं इंडिपेंडेंट, उसको अगर हटा दे तो 52 क्रेडिट्स बचते हैं। अगर हम 4 क्रेडिट्स के 52 टोटल सम करके कोर्सेज करें तो मतलब 13 कोर्सेज करने होंगे। तो मतलब 1.5 to 2 ईयर्स हमें कोर्स वर्क में ही चले जाते हैं अलॉन्ग विद द जो एक्स्ट्रा प्रोजेक्ट्स रहते हैं। और वो जो एक्स्ट्रा प्रोजेक्ट्स रहते हैं वो एमटेक को भी करना होता है, बट ये कोर्स वर्क जो रहता है एमटेक के कंपैरिजन में ये जस्ट डबल हो जाता है। तो इस हिसाब से एक इसका ये ड्रॉबैक है। और अगर आपको प्रायर रिसर्च का एक्सपीरियंस नहीं है तो अ, थोड़ा सा आपका जो रिसर्च वर्क है वो डिलेड स्टार्ट होगा, क्योंकि आपको कोर्सेज भी ख़त्म करने हैं और फिर आप रिसर्च कैसे करते हैं उसको सीखते सीखते थोड़ा सा टाइम तो एक्सपोजर मिलते मिलते लग जाता है। तो यही इसका एक मेन ड्रॉबैक है। और एक बार आपने पीएचडी ख़त्म कर लिया फिर तो ये मैटर नहीं करता है कि आपने एमटेक किया हुआ था या डायरेक्टली बीटेक के बाद ज्वाइन किया। तो अगर आपको एकेडमिया में जाना है तो पीएचडी कर लिया, फिर उसके बाद पोस्ट डॉक के लिए आपके पास जो 2-3 साल आप स्पेंड करोगे तो उससे आपकी प्रोफाइल काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव हो जाती है। तो एमटेक जो स्किप किया हमने वो टाइम बच जाता है और वो टाइम हम पोस्ट डॉक के लिए यूटिलाइज़ कर सकते हैं। तो अगर आप इससे एक और जो बहुत बड़ा फ़ायदा निकल के आता है कि अगर आप क्लियर नहीं हो कि पीएचडी करने के बाद लाइक मुझे एकेडमिया में रहना है, या अभी भी श्योर नहीं हो कि इंडस्ट्री में जाना है, या ये भी श्योर नहीं हो कि आप कि कंटिन्यू करना चाहिए कि नहीं, तो एमटेक के बाद
आपको थोड़ा सा एक्सपोजर मिल जाता है रिसर्च का, फिर जैसे ही एक्सपोजर मिल जाता है तो आप जॉब वगैरह कर सकते हो। लेकिन आप कुछ टाइम जॉब में दिया और आपको फील हुआ कि नहीं ये मेरे लिए सही नहीं है, और मुझे श्योर हो गया आपकी मुझे पीएचडी ही करना था, तो आप फिर ड्रॉप करके फिर आप पीएचडी कंटिन्यू कर सकते हो। तो ये एमटेक के बाद एक फ़ायदा तो रहता है। अ, तो ये हो गए पीएचडी आफ्टर बीटेक, और ये एमटेक के बाद फ़ायदे। तो आगे के वीडियोस में हम इस पे और डेप्थ डिस्कशन करेंगे कि इंटरव्यू अगर डायरेक्ट पीएचडी के लिए क्लियर करना है तो क्या क्या माइंड में रहना चाहिए। तो अभी तो ये खाली इंट्रोडक्टरी वीडियो था। अगर आप चाहते हो कि मैं इस सीरीज़ में ही और वीडियोस ले आऊँ या इससे रिलेटेड कोई क्वेरीज़ हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हो, और आप सब्सक्राइब कर सकते हो इसके फ्यूचर अपडेट्स के लिए। थैंक यू।